Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. ये रणनीतियाँ अगर स्त्री नहीं अपनाएगी तो निगल ली जाएगी। अच्छी किताबें दूसरी भाषाओं से अनुदित होनी बहुत ज़रूरी है। दरअसल हम भारतीय भाषाओं में जो आपसी टकराहटें हैं उनको तो हम देख रहे हैं, लेकिन उनमें सम्मिलन कहाँ है, उन सम्मिलन के बिंदुओं को ढूंढ नहीं रहे हैं। जब हम दूसरी भाषाओं के पास जाएंगे ही नहीं तो हमारी भाषा समृद्ध कैसे होगी? स्त्री ये कैसे भाप पाएगी कि जो प्रशंसक उसका है वह वास्तव में उसके लेखन की प्रशंसा कर रहा है या उसके साथ कोई रणनीतिगत तौर पे उसकी प्रशंसा कर रहा है। देखिए, इसको समझने के लिए मुझे बहुत मुकम्मल एक कविता लगती है अनामिका की, एक औरत का पहला राजकीय प्रवास। जिस कविता में उन्होंने कहा है कि एक औरत पहली बार जब जाती है बाहर किसी कंपनी के काम से, एक होटल में रुकती है, तो वो बेटे से भी कहती है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, पति से भी कहती है और माँ से भी कहती है, और कहते कि फिर खुदा के दरबार में जब उसकी पेशी होती तो कहते इसको माफ़ कर दो, ये स्त्री है। ये रणनीतियाँ अगर स्त्री नहीं अपनाएगी तो निगल ली जाएगी। मैं अब आपकी दूसरी पुस्तकों पर आता हूँ। भाषा के क्षेत्र में भी आपने काम किया है, आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। आज जो आधुनिक हिंदी है या सोशल मीडिया के दौर में जो हमारी लिपि है, देवनागरी की बात होती है, भाषाई शुद्धता पर भी बात होती है, भाषा की विकास पर भी बहुत सारी बात होती है। हिंदी को आप कहाँ पाती हैं या दूसरी जो भारतीय भाषाएं हैं उनकी क्या स्थितियां हैं? मुझे लगता है कि भारतीय भाषाओं की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। बावजूद इसके कि सोशल मीडिया के आने के बाद भारतीय भाषाओं में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन अच्छी किताबें दूसरी भाषाओं से अनुदित होनी बहुत ज़रूरी है। मसलन कन्नड़ में पिछले 2.5 दशकों में लगभग 22 स्त्री आत्मकथाएं लिखी गई, स्त्रियों ने लिखी। एक भी आत्मकथा के बारे में हम लोग नहीं जानते, क्योंकि कोई आत्मकथा कन्नड़ की, खासकर स्त्री आत्मकथा, हिंदी में आई ही नहीं है। यानी कि हम दूसरी भाषाओं की तरफ कम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो अभी एक जिन्होंने देही देश का कन्नड़ में अनुवाद किया है, तो उन्होंने बताया कि आपकी किताब की बिक्री बहुत अच्छी है। तो मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने बताया कि यहाँ के जो पाठक हैं वो प्रेमचंद और रेणु बस इतने तक ही महदूद हो गए हैं, और उसके बाद के बहुत कम लेखक लेखिकाओं को वो लोग जान रहे हैं। कुछ जो पहुंच गई हैं सोशल मीडिया के कारण या थोड़े बहुत टुकड़ों के अनुवाद के कारण। दरअसल हम भारतीय भाषाओं में जो आपसी टकराहटें हैं उनको तो हम देख रहे हैं, लेकिन उनमें सम्मिलन कहाँ है, उन सम्मिलन के बिंदुओं को ढूंढ नहीं रहे हैं। जब तक अनुवाद के माध्यम से ये चीज़ें हमारे सामने नहीं आती, तब तक तो हम स्त्रीवाद का भी तो भारतीय परिप्रेक्ष्य समझ नहीं सकेंगे। ये तो अनुवाद के लिए ज़रूरी है। दूसरी बात है कि अपनी भाषा के प्रति प्रेम, यदि हमें अपनी भाषा के प्रति प्रेम है तो हम ये भी चाहेंगे कि हम कम से कम थोड़ी व्याकरणिक शुद्धता रखें। अब जैसे अभी जो पीढ़ी आ रही है, जिनको हम पढ़ा रहे हैं, उनको लिखने का अभ्यास नहीं है, क्योंकि वो लैपटॉप पर लिखने वाले हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग वो कर रहे हैं। तो उनको लिखने की ज़रूरत, कलम पकड़ करके लिखना और राइटिंग करना और उसमें मात्रा शुद्ध कर लिखना, इसका अभ्यास धीरे धीरे छूट रहा है। और इसका इस वजह से भी कह लीजिए, जिसे आप कह रहे हैं शुद्ध भाषा, या वो उस भाषा में दिक्कतें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आपने कहा कि मैंने अपनी किताब में बांग्ला का प्रयोग किया है।
तो बांग्ला का जब मैं प्रयोग कर रही थी तो मुझे ये पूरा एहसास था कि बंगाल और बांग्लादेश में बोली जाने वाली बांग्ला दोनों जगह अलग अलग है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने अपनी किताब में बाकायदे उन बांग्ला शब्दों के अर्थ और उनके वाक्यों के हिंदी में अर्थ लिख दिए, ताकि हिंदी भाषी को पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो जब हम दूसरी भाषाओं के पास जाएंगे ही नहीं तो हमारी भाषा समृद्ध कैसे होगी।